तो हम अब तक ड्यूडेनम में पाचन पढ़ चुके थे। इसमें क्या होता है, ड्यूडेनम में लीवर के द्वारा पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, तो वहां वो क्रिया होती है। अब देखो इलियम में पाचन, अब देखो ये था ड्यूडेनम है ना, यहाँ क्या था, पित्ताशय यकृत था, यकृत से पित्ताशय मिल रहा था, यहाँ क्या था, अग्नाशय था। ये जो पार्ट था सी वाला है ना, इसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम से जब आगे चलते हैं है ना, ड्यूडेनम से जब आगे चलते हैं तो क्या आता है, जेजुनम आता है, और जेजुनम से आगे चलते हैं तब क्या आता है, इलियम आता है। क्या आता है, इलियम आता है। तो जो छोटी आंत होती है ना, तो इसको क्या तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितना, कैसे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है किसको, वो छोटी आंत को। ठीक है, तो ड्यूडेनम वाला पार्ट पड़ जाता है। अब जेजुनम, जेजुनम क्या करता है, जो खाने जो होता है उसको फैलाने के लिए जगह देता है, फैलाने के लिए क्या देता है, जगह देता है जेजुनम। अब आते हैं हम इलियम में, जहां पर पाचन होता है। ठीक है, इलियम में क्या होता है कि जैसे ही खाना इलियम में प्रवेश करता है, हाँ, तो प्रवेश करता है इलियम में, तो उसकी भित्ति क्या करती है, दो हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है, दो हार्मोन स्रावित करती है। उन दो हार्मोन के नाम क्या होते हैं, एक तो होता है एंटीरोकाइनिन, एंटीरोकाइनिन, और दूसरा होता है डियोक्राइनिन। पहला होता है एंटीरोकाइनिन, दूसरा होता है डियोक्राइनिन। इसका जो ये क्या करते हैं, आंत रस के स्रावण को प्रेरित करते हैं। आंत से जो रस निकलता है ना, आंत रस से, उसके स्रावण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कौन से, ये दो हार्मोन, एंटीरोकाइनिन और डियोक्राइनिन। ठीक है, जो आंत रस होता है उसको क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस कहते हैं किसको, आंत रस को, इसको आंत रस को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहे अच्छे से। ठीक है, अब आंत रस का जो पीएच होता है, पीएच वो कितना होता है, कितना होता है, 7 से 8 है ना। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से 8 होता है आंत रस का पीएच है ना। अब आंत रस में होता क्या क्या है, इसमें होता है इरिप्सिन, क्या होता है, इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। क्या होता है, इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक हम मार्कर में डाल लेते हैं। अब देखिए, अब जो पेप्टोन्स बना था अग्नाशय रस के द्वारा, जो स्टार्च था वो पेप्टोन्स बना था। ठीक है ना, वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस दो भागों में टूट जाते थे ना, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। ठीक है, तो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस इरिप्सिन एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, अब इलियम में क्या होगा, इरिप्सिन एंजाइम आएगा जो प्रोटीन को पचाने वाला था, है इरिप्सिन एंजाइम। उसमें क्या था, ट्रिप्सिन था, उसमें कौन सा निकला था, ट्रिप्सिन निकला था। इससे कौन सा आएगा, इरिप्सिन आएगा। इरिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में चेंज कर देगा, अमीनो अम्ल में चेंज कर देगा। फिर उसके बाद उसका और विभाजन होगा नहीं, फिर क्या अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, अवशोषण कर लिए जाएंगे। किसमें, इलियम में। ये इलियम में सब वो अवशोषण होता है सबसे ज्यादा है ना। सुक्रोज, इलियम में जो पाचन होता है वो समाप्त हो जाता है, ये समझ लो। सुक्रोज, अब जो सुक्रोज था उसको सुक्रेज एंजाइम और इन्वर्टेज एंजाइम किसमें चेंज करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन, सुक्रोज। अब आया, अब आगे कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर आएगा, उसमें ऐसे अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे ना। माल्टोज, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम होता है, जो माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज को किसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज की दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, और जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और जो लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। यहाँ से फिर इसका क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना समझ में आया। यहाँ पाचन हो गया समाप्त। ठीक है, अब जल का अवशोषण होगा बड़ी आंत में और फिर निकाल दिया जाएगा बाहर। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अपन ने आंत में पाचन तो पढ़ लिया था, लेकिन इसका थोड़ा सा ये देखिए फ्लो चार्ट। आंत थी इंटेस्टाइन है ना, उसको कितने भागों में डिवाइडेड किया गया, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत है ना। अब छोटी आंत की तो अपने ये तीनों पार्ट पढ़ लिए है ना, ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और क्षुद्रांत यानी इलियम।
ठीक है, इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों। ग्रहणी की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, और जो जेजुनम की होती है वो 1.0 सेंटीमीटर, और क्षुद्रांत की कितनी होती है, 1.75 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.75 मीटर होती है, ठीक है। और जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट, ग्रहणी, जेजुनम और क्षुद्रांत, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम, हिंदी में कहते हैं उंडुक, बृहदांत और मलाशय, ठीक है। सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम की होती है लगभग 6 सेंटीमीटर, और कोलन की होती है 1.3 मीटर, और मलाशय रेक्टम की होती है 18 से 20 सेंटीमीटर। पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, है ना, अब दिख रहा होगा। उंडुक यानी सीकम की होती है 6 सेंटीमीटर लगभग, प्रदान कोलोन की होती है 1.3 मीटर, है ना, लगभग, और मलाशय यानी रेक्टम की होती है 18 से 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये वाला अपन पढ़ते हैं, है ना। इसकी संरचना देखते हैं, कौन सा पार्ट कौन सा क्या क्या लाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब देखिए, छोटी आंत की जो पूरी लंबाई है वो लगभग होती है 3 मीटर, और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो होती है 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए बड़ी आंत की संरचना, ये क्या है, बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। अब क्या होता है, जहां छोटी आंत मिलती है इससे, जहां जो इलियम वाला पार्ट जो मिलता है ना, वो भाग होता है कौन सा, सीकम। क्या होता है, सीकम, है ना। या इसमें एक होती है संरचना, इसे कहते हैं अपेंडिक्स, है ना। क्या था, जब हम मतलब बंदर थे, है ना, जो हम पुराने जमाने में जब घास फूस खाते थे, ऐसे तो पालन होता था अपना, घास फूस खा के, खाना तो बाद में आया, है ना। तो तब क्या था, घास वास को पचाने के लिए क्या होता है, एक संरचना पाई थी अपेंडिक्स, ठीक है। जब जानवरों में होती है, अब ना अपन क्या है, अब घास फूस इतना नहीं खाते हैं, तो अपन में ये क्या संरचना विलुप्त होती जा रही है ना। तो एक अवशेषी अंग के रूप में, इसे क्या कहते हैं, अवशेषी अंग के रूप में रहेगी ये क्या, अपेंडिक्स, ठीक है। अब सीकम, यहाँ से जुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। अब ऊपर चले यानी आरोही, तो ऊपर चले तो क्या, आरोही कोलन यानी असेंडिंग कोलन, ऊपर जा रहे हैं तो क्या, आरोही यानी असेंडिंग कोलन, और ऐसे जा रहे हैं क्षैतिज यानी अनुप्रस्थ जा रहे हैं तो ट्रांसवर्स कोलन, और नीचे आ रहे हैं तो क्या, अवरोही या डिसेंडिंग कोलन। ऊपर जा रहे हैं असेंडिंग, ऐसे जा रहे हैं तो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसफर कोलन, और नीचे जा रहे हैं तो डिसेंडिंग यानी अवरोही कोलन। आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही, इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ठीक है। इतना समझ में आए, 3, है ना। अब लाइन के सेगमेंट को क्या बोलते हैं, खंडों को क्या, लाइन सेगमेंट। अब ये कॉलन का है तो इससे क्या कहते हैं, सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। पेल्विक कॉलन को बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं, है ना। अब ये वाला पार्ट जो है ना, से सिग्मोइड कॉलन या पेल्विक कॉलन, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है, ये वाला इसे बोलते हैं रेक्टम या मलाशय। जब खाने का पूरी तरह पाचन हो जाता है, जल वल सब का अवशोषण हो जाता है, तो खाना लास्ट में कहाँ जाता है, मलाशय में आ जाता है ना, मलाशय में आता है, जिसके द्वारा बाद में मल के रूप में उसको त्याग दिया जाता है ना। यहाँ जो खाना आता है वो किस रूप में आता है, कायल के रूप में आता है। किस रूप में आता है, कायल, है ना। तो हमने इसके 3 रूप पढ़े थे, बोल के क्या, मुख से निकला, जिसे हम कंकड़ वकड़ आया था मुख से निकालते हैं तो क्या होता है, वो बोलस। उल्टी के रूप में निकलता है, वॉमिटिंग हो जाती है, वो निकलता है, वो क्या होता है, कायन। और जो मल के रूप में निकलता है वो होता है कायल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, बोलस, कायन और कायल। मुंह से निकाला तो क्या, बोलस, उल्टी के रूप में निकला तो क्या निकला, कायन, है ना। और जब मलमूत्र के रूप में निकला वो क्या निकला, कायल, ठीक है। 3 बार समझ में आ गए। अब सारणी के रूप में क्या पढ़ लेंगे हम, सारणी के रूप में इसके सारे जो एंजाइम है वो पढ़ लेंगे, और फिर इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट्स होती हैं, जैसे हम पूरा चैप्टर मान लो नहीं पढ़ पाते हैं, कभी कभार एग्जाम है हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाया, टाइम ज़्यादा है और हमको क्विक रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन, है ना। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट्स फैक्ट जो पॉइंट होती हैं हम उनको बना लेंगे शॉर्ट नोट्स टाइप में, तो
तो उनको क्या है लास्ट टाइम से अपन रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा टाइम बच जाए। तो वो भी देखते आगे, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। देखो इन क्रियाओं को और समझ लेते हैं। पाचन की कार्य की यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखो जो पाचन क्रिया होती है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, देखो वो पढ़ते हैं। अंतःग्रहण यानी इंजेशन, इंजेक्शन नहीं, अंतःग्रहण इंजेशन यानी हमने जो खाना खाया मुखोगामंडल, वो क्या हुआ अंतःग्रहण यानी हमने ग्रहण किया, अंतःग्रहण। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाचन हुआ, खूब एंजाइम मिले, हार्मोन्स के द्वारा एंजाइम का स्रावन हुआ, फिर एंजाइम्स ने अपना कार्य किया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, वो क्या हुआ पाचन हो गया। पाचन के बाद क्या हो गया, अवशोषण भी हो गया भाई छोटे आदमी। अवशोषण के बाद क्या हुआ, यहाँ तक पता है अवशोषण हो गया, इतना तो हमने पढ़ा था। अवशोषण के बाद क्या हुआ, अवशोषण के बाद क्या होता है कि जो खाना होता है वो उससे क्या होती है, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी के रूप में क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन, ठीक है। अंतःग्रहण, इंजेशन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन, एसाइमिलेशन, ठीक है। फिर आता है एटीपी के रूप में ऊर्जा भी प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ, जो बचा कुचा मटेरियल था उसको क्या कर देती है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या करती है, बहिक्षेपण, इजेशन, है। इतनी बात समझ में आ गई। यह हो गया हमारा क्या, आहनल में पाचन कंप्लीट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतनी बात समझ में